नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा कर दिया गया और वो जेल से रिहा हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, लोगों की दुआ से बाहर आया हूं। केजरीवाल ने यह बयान दिया है, लाखों लोगों ने प्रार्थना की है मेरे लिए और भगवान ने मेरा साथ दिया। जेल की सलाखें कमजोर नहीं कर पाई मुझे, तो मेरा हौसला और ताकत 100 गुना बढ़ गया है। तो रिहाई के बाद भावुक हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो साजिश पर सत्य की जीत हुई है, तो केजरीवाल को राहत मिली है। उन्होंने कहा जेल से छूटने के बाद कि लोगों की दुआ की वजह से बाहर आया हूं और भगवान ने मेरा साथ दिया। जेल की सलाखें मुझे कमजोर नहीं कर पाई, मेरा हौसला और ताकत वो 100 गुना बढ़ गया है। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हमारे साथ में। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने, तो सर किस तरीके से देखा जा रहा है उपचुनावों को लेकर? हर चुनाव को बीजेपी गंभीरता से लड़ती है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं, जिसमें से अधिकांश सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी और की सीटें रही हैं, जिनके लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए थे। अब इस सीट को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही है और सभी सीटों के लिए पार्टी ने अपने संगठन के प्रभारी तैनात कर दिए हैं। उन चुनाव की दृष्टि से हमारे कई मंत्री साथी भी अलग अलग जगहों पर उसके प्रभारी बनाए गए हैं और हम लोगों का ये पूरा संगठन इस बात का प्रयास कर रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के उन उपचुनावों को निश्चित रूप से जीतें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी आपके साथ में गठबंधन का सहयोग है, लेकिन उसके बाद लगातार वो 3 सीट मांग रहे हैं। ये आरएलडी हमारे साथ काम कर रही है और किसी इस तरीके का कोई विवाद नहीं है। मांगना अलग बात है और लड़ना अलग बात है। ये बैठ करके हमारे नेतागण तय करेंगे, वो उस पर कोई विवाद नहीं है। सर, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस बात को कह रहे हैं कि अब की बार जो है गठबंधन जीतने जा रहा है उपचुनाव में भी। वो बराबर कहते आए हैं और हमेशा फेल होते आए हैं। अभी तो केंद्र में सरकार बना रहे थे और मोदी को हटा रहे थे, संभव तो नहीं हुआ। तो वो जो कहते हैं वो बात कितनी दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। और ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी उनको हकीकत का पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए गठबंधन ठीक प्रकार से मजबूती से मिलकर के लड़ रहा है और हम सभी सीटों के जीतने की रणनीति बना करके लड़ रहे हैं। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में हो रहे पेपर लीक के मामले को लेकर राजस्थान के निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रविंद्र भाटी जी हैं। रविंद्र भाटी जी, जिस तरीके से लगातार छात्रों को लेकर जो राजनीति आप करते हो और साथ ही जिस तरीके पेपर लीक वाले मामले को लेकर क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है कि छात्र राजनीति के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पहली हमारी मांग रहेगी कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और साथ ही साथ जो नकल प्रकरण, पेपर लीक प्रकरण जो चल रहे हैं, ये युवा साथियों के लिए बहुत दुखद विषय है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार सख्त एक्शन ले ताकि आने वाले समय में कोई पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हो। सर, जिस तरीके से लगातार राजस्थान में कुछ जिलों को बनाया गया था, लेकिन उसमें से कुछ जिलों को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, ये प्रदेश स्तर का मामला है। जाहिर सी बात है कि जिन जिलों की आवश्यकता है उनको यथावत रखा जाए और बाकी जो अंतिम निर्णय है वो प्रदेश की सरकार लेगी। मेरा निवेदन कि जनता के हित में आप फैसला लें। सर, एक और था क्वेश्चन, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है विदेश यात्रा पे थे, उन्होंने सिख धर्म को लेकर एक टिप्पणी की है, तो उसको लेकर
बड़े व्यक्ति हैं, हमेशा सभी समाजों को साथ में लेके चलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सभी समाजों का और धर्मों का आदर करना चाहिए। सर भारतीय जनता पार्टी तो उसमें राजनीति कर रही है, जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की चीज़ें होती हैं और सभी का सम्मान, सभी का आदर होना जरूरी है। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं मेरठ के लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में एक स्क्रैप कारोबारी के यहां चोरों ने जंगला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की, जिसमें पुलिस ने आरोपी चोर को पकड़कर खुलासा किया और चोर से भारी मात्रा में चोरी का माल भी बरामद किया गया है। जिसके साथ ही शाहरुख सैफी ने एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए। कुर्ती थाना क्षेत्र में एक दुकान में चोरी हुई, काफी भारी मात्रा में चोरी की गई। चोर जंगला तोड़कर अंदर घुसे और भारी मात्रा में चोरी कर करके ले गए। हमारे साथ मौजूद है मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, बात करते हैं। सर चोरी हुई है, अभी भारी मात्रा में चोरी हुई तो क्या मसला है? देखिए 8 सितंबर को थाना लालकुर्ती क्षेत्र में दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें करीब कुछ नकदी एवं कुछ सोने का ब्रिक गया था। तो इस घटना का अनावरण के लिए थाना लालकुर्ती की टीम और एसओजी की टीम लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है और इसमें एक चोर जिसका नाम रिहान उर्फ नन्नू है, जिसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमा पंजीकृत हैं चोरी जैसे संगीन मामले में, ये गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से हमें कुछ नकदी जो करीब 1 लाख रुपए और सोने का एक छोटा सा ब्रिक जो 208 ग्राम का है वो उसके पास से रिकवर हुआ है। इसको अब हम कल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे। 3 थानों में उस पर मुकदमे दर्ज है। क्या चोरी के मुकदमे थे? हाँ, जैसे 3-4 थानों में अभी तक इसके बाद से हमें 6 मुकदमे इसके ऊपर मिले हैं और भी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और भी अधिक मुकदमे हो सकते हैं। इसने करीब 4 थानों में कबूला भी है, मैंने चोरी की थी और जेल भी गया है। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसपी सिटी, जिन्होंने बताया कि उसको चोर का आपराधिक इतिहास काफी बड़ा है। 3 थानों में उस पर यहाँ मुकदमे भी दर्ज हैं और जिसमें उसको आज पकड़ करके जेल भेजा गया है। मेरठ से वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में राष्ट्रद्रोह का केस दाखिल किया गया है। कंगना के किसानों को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यह राष्ट्रद्रोह केस दर्ज कराया गया है। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कंगना रनौत पर किसानों को हत्यारा, बलात्कारी कहने का आरोप लगाया है। न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने याचिका मंजूर करते हुए वकील को बयान दर्ज कराने के लिए कहा। दरअसल अधिवक्ता ने 31 अगस्त को आगरा पुलिस कमिश्नर और न्यू आगरा थाना प्रभारी को शिकायत भेजकर कंगना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। मैं रमाशंकर शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा, एक किसान का बेटा हूं और किसान परिवार में पैदा हुआ और वकालत से पहले मैंने करीब 20-25 साल पहले खेती भी की है। अभी हाल ही में 26 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जो अगर 20 और 21 सन 2020 और 2021 में जो किसान धरने पर बैठे थे वो वहाँ पर हत्या हो रही थी, वहाँ पर रेप होते थे और अगर उस वक्त केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार नहीं होती, नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो पंजाब में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। किसान देश की रीढ़ है, हमारा देश किसानों के ऊपर निर्भर है। किसान दिन रात मेहनत करके अनाज, फल, सब्जी, दालें आज पैदा करता है, उस पर सारा देश निर्भर रहता है, जीवन यापन करता है। लेकिन कंगना रनौत ने अपनी मांगों को लेकर, और ये मांगे क्या थी, सन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खिलाफ कार्य कानून बनाए थे, उनको उनके विरोध में और एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक करीब 15 महीने का धरना दिया था। कड़ाकी ठंड में, बरसात में, भीषण गर्मी में किसान बैठा रहा। 750 किसानों की मौत हो गई थी। लेकिन सन 2022 में जो कुछ विधानसभाओं के चुनाव थे, इसलिए केंद्र की सरकार ने अपने नुकसान को देखते हुए उस काले कानून को वापस लिया था। लेकिन कंगना रनौत ने ये कहकर किसानों का, देश के करोड़ों किसानों का नुकसान किया है। तो अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भीरा
पलिया मार्ग पर बाढ़ के पानी से रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि बस में सवार सभी 20-25 यात्री सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वीरपलिया मार्ग पर बाढ़ का पानी एकदम से बढ़ गया, जिसके चलते सरकारी रोडवेज बस पलटने से बाल बाल बच गई। वहीं हरदोई के देहरात कोतवाली के पिहानी चुंगी में कुछ दबंगों ने एक युवक को बीच सड़क पर पीट दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग युवक को लात घूंसों से पीटते हुए दिख रहे हैं। जहां दबंगों ने युवक को पीटा और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी थमा नहीं है कि बरेली के आंवला क्षेत्र में जंगली सियारों का दहशत बढ़ता ही जा रहा है। आंवला के अलग अलग गांव में सियार के काटने से 20 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग ने देर रात तक क्षेत्र में डेरा डालकर सर्च ऑपरेशन चलाया, मगर अब तक जंगली सियार पकड़ से बाहर बने हुए हैं। सुनील चिकित्सा शेसी आंवला। कल यहाँ पे हमारे शेसी पे टोटल 9 मरीज आए थे, जिसमें कुछ के तो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे। किसी की उंगलियां काट रखी थी, किसी की ज़्यादा बाइट कर रखा था। तो उसमें से 9 में से 3 हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था। एक इंजेक्शन होता है ARS, एंटी रेबीज सीरम होता है वो, तो उसको लगवाने के लिए बाकी ARV हमने सभी को यहाँ लगवा दिया था। और जैसा कि ग्रामीणों ने ये बताया कि सरकटा है, तो बाद में हमें इसका पता चला कि ये जंगली शेर होता है, उसके काटने से सब ग्रामीणों में तो आहत हो गई थी। तो यहाँ पे जितने भी मरीज आए सबको हमने इंजेक्शन ARV और TT लगा करके, बाकी जो ज़्यादा कैटेगरी 3 के जो वाइड थे उनको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर किया था। इसमें 3 मरीज में रेफर किया। सर कुछ रामनगर में भी शायद? जी हाँ, रामनगर भी, अभी रामनगर में से कैसे प्रभाव है मेरे पास, तो वहाँ भी 11 मरीज आए थे। सेम इसी स्थिति वहाँ गाँव में देवकुला के आए थे, तो 11 मरीज थे, उसमें भी 2 मरीज ज़्यादा स्थिति गंभीर स्थिति में थे, तो उनको हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफर कर दिया। बाकी सबको इंजेक्शन ARV जो रेबीज का इंजेक्शन होता है वो दिया। सर टोटल कितने? टोटल 20 मरीज थे टोटल यहाँ आंवला और ये रामनगर मिला करके। ये आंवला में ज़्यादातर रामपुरा गांव के मरीज थे और वहाँ के सब देवकुला के थे। देवकुला और रामपुरा दोनों मिला करके थे, तो 20 मरीज टोटल थे। और जैसा कि उनके अटेंडेंट या मरीजों के जो साथ में आने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि ये सरकटा जानवर है, उसने काटा है। बाद में पता चला जंगली शेर था। तो वहीं हमीरपुर में बढ़ रहे नदियों के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट। निचले इलाकों में जिला प्रशासन ने मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट किया है। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे न जाने की अपील की है। आपको बता दें कि यमुना का जलस्तर 103 तो बेतवा का जलस्तर 102 मीटर तक पहुंच गया है। जिलाधिकारी ने नदी किनारे बसे गांवों पर निगरानी बढ़ा दी है और अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं अगली खबर मैनपुरी से है, जहां न्याय की आस में बीते 15 दिनों से पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 25 जनवरी को भोगांव थाना क्षेत्र में सहायक अध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। न्याय की आस में मृतक के परिजनों का धरना जारी। मृतक के हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है, मगर परिवार के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। परिजन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के लोकप्रिय और जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत है। साथ ही अखिलेश ने आगे लिखा कि संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमरोहा से है, जहां मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से जिले में अलग अलग स्थानों पर भरभराकर 7 मकान गिर गए। मलबे में दबकर एक मासूम की दर्दनाक तरीके से मौत भी हो गई और 14 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले में लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से धान की फसल को भी नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों में मायूसी। नहीं दिख रहा था, बच्चे सारे नीचे दबे हुए थे। ये पत्थर वत्थर हटा के, मट्टी वट्टी हटा के जब उनको एक एक करके निकाला, बड़ी मेहनत से निकाले हैं। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, मेहनत के साथ बहुत ही लड़के और बच्चे लगे हुए थे। ये किस टाइम के समय का वाकया? ये शायद 9 साढ़े 9 बजे के बाद रात का, दिन का ही है। अच्छा, जगह कौन सी सर? ये जगह ये नई बस्ती नौगावा और कब्रिस्तानों के पास में फैजाम के। क्या बच्चे थे? हाँ, तमोल बच्चे यहाँ 6 थे। 6 बच्चे उनकी बच्ची की अम्मी तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि सभागार में युवा धर्म संसद के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि ऑडिटोरियम पहुंचकर युवा धर्म संसद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए यह कार्यक्रम प्रेरित करेगा। आगे सीएम ने यह भी कहा कि यह संसद निष्ठावान और जागरूक नागरिकों के निर्माण का कार्य करती है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है और कर्तव्यपरायण भी। यह धर्म संसद विकसित राष्ट्र के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। और कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो तभी विकसित हो सकता है जब तक वहां की युवा शक्ति संगठित और आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। युवा शक्ति का हर क्षेत्र में अपना योगदान न हो। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए भाइयों बहनों ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भी युवा शक्ति की ताकत, उनकी इनोवेटिव सोच और उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और अगर देश के युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन न हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने की एक उनके अंदर एक भावना विकसित हो चुकी है। हर युवा आज कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है, कर्तव्यपरायण भी बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारी जो युवा धर्म संसद है, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस सैलून वाले के यहां राहुल गांधी ने दाढ़ी बनवाई थी, अब उस नाई को उन्होंने खास तोहफा भेजा है।
राहुल ने लालगंज निवासी मिथुन नाई को एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी भेजी है। इसे पाकर मिथुन बेहद खुश है और उसने कांग्रेस नेता को धन्यवाद कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के रामचेत मोची को जूते सिलने की मशीन भेजी थी, जिसे पाने के बाद रामचेत ने दिल खोलकर राहुल गांधी की तारीफ की थी, जहां उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के दुकान में आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। तो वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित ब्यास जी तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राकेश सिंह समेत अन्य की तरफ से यह याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट में दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान पक्षों की तरफ से बहार पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ब्यास जी तहखाने में हो रही पूजा को यथावत जारी रखते हुए कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को किसी भी तरह के मरम्मत कार्य का आदेश देने से इंकार कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। तो देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में 3 दिन से हो रही बारिश के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 5 फीट तक पानी भर गया। 4 सेक्शन में मशीनें डूब गई। एक सेक्शन में 15 दिन के लिए काम बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में गुरुवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे तापमान अचानक गिरा और किन्नौर, शिमला सहित कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही। तो देश भर में बारिश का कहर और दिल्ली एनसीआर समेत ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंपावत, माधोपुर, दिल्ली और रायबरेली, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भारी बारिश की वजह से किस तरह से बाढ़ की चपेट में गाड़ियां आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है विभाग की तरफ से। रायबरेली में पूरी तरीके से सड़कें जल जमाव की शिकार हो गई हैं, जल भराव की शिकार हो गई हैं। चंपावत में मकान ढह ढहाकर जमींदोज हो गए हैं। माधोपुर में भारी बारिश की वजह से गाड़ियां प्लास्टिक के टीन के डब्बे की तरह बह रही हैं। ये पिछले 24 घंटे से भीषण बारिश की ये 4 अलग अलग शहरों की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बारिश का कहर का अंदाजा आप लगाइए। दिल्ली एनसीआर समेत रायबरेली, माधोपुर और चंपावत, जहां पर बिल्डिंग का गिरना और जमींदोज हो जाना, बड़ी बड़ी बसें और कारें प्लास्टिक और टीन के डिब्बे की तरह पानी में बह जाना, रायबरेली में सड़कें नालों में, नदियों में तब्दील हो जाना और दिल्ली में जल भराव और जल जमाव की स्थिति से लंबे लंबे जाम और लोगों का घर से बाहर न निकल पाना। ये 4 तस्वीरें हम आपको भारी बारिश की अलग अलग दिखा रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।